रोहिणी आचार्य जो बात कह रही है वो पार्टी की नेता रही है, पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ाया हुआ है, पार्टी के टिकट पर उन्होंने सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो पार्टी की नेता रही है और इसी के वजह से वो पार्टी से जुड़ी हुई है। और पार्टी के हार के बाद अगर वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। ये पार्टी के भीतर है, अगर ये परिवार के भीतर का मामला होता तो शायद उस पर चर्चा नहीं करते हम, लेकिन ये पार्टी की नेता रही है और उसी को लेकर यहां पर ये चर्चा हुई है, इसीलिए हम यहां पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सचमुच में आप ये मानकर जल्दी से 10 सेकंड में, डॉक्टर अजय आलोक भी इंतजार कर रहे हैं, जी क्या डॉक्टर अजय आलोक में आपको जी जल्दी से डॉक्टर जिज्ञासु आपने कहा खुद, साहिल जी आप यह जान लीजिए कि वह दृश्य लोगों को शायद ध्यान नहीं है, जब राबड़ी देवी जी लालू जी के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद के शपथ के लिए जा रही थी, तेजस्वी जी इतने छोटे थे और उनको हाथ पकड़ के वही रोहिणी जी और मीसा जी ले जा रही थी। ये दो भाई बहनों के बीच की आत्मीयता पर हमको इस तरह से तबसरा नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, इफ अ नेम डियरर एंड प्योरर वेयर इट शुड बी डाई। ओ सिस्टर, माय स्वीट सिस्टर, मैंने पारिवारिक सवाल पूछा नहीं है, आप प्लीज सुन लीजिएगा। वो पार्टी की नेता रही है, पार्टी की उम्मीदवार रही है, मैंने कोई भी पारिवारिक सवाल नहीं पूछा है। डॉक्टर जिज्ञासु जी आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आप इसे पारिवारिक मामला मानते हैं या राजनीतिक मामला मानते हैं? बतौर श्रीमान संजय जी को आपने यहाँ लाया है, आप जो ठीक है, चलिए। आप आज भी जान रहे हैं कि रोहिणी जी आज भी राष्ट्रीय जनता दल की बाकायदा सदस्य हैं और वो रहेंगी। ठीक है, आज वो मुंबई में बैठी हुई है, पटना से उतर के, पटना से आज मुंबई आके बैठी हुई है, आज समीक्षा बैठक थी उसमें शामिल नहीं है वो। चलिए एक मिनट जरा भी शांत होइए, दूसरे को भी, बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक चलिए, ठीक है चलिए। देखिए साहिल जी, 23 मिनट आपके कार्यक्रम को हो गए और जयंत जी ग्यासु जी ने एक बार भी जनादेश का सम्मान के लिए कोई बात नहीं कही, एक बार भी इन्होंने वो अपने वोटरों को भी शुक्रिया नहीं कहा। और आज की जो बैठक हुई, और आज की बैठक किस लिए हुई? तेजस्वी को नेता बनाने। चुनाव हारे थे ना, राजनीति में तो ये परंपरा आई है भारत में कि अगर चुनाव हारने की जिम्मेदारी लेके आदमी पद से रिजाइन करता है। राहुल गांधी जी भी रिजाइन कर चुके थे 2019 के चुनाव हारने के बाद, नीतीश कुमार ने 2014 में इस्तीफा दिया था, सब लोग देते हैं। लेकिन ना, यहाँ पार्टी भी घर में रहेगी और घर का पार्टी का नेता भी घर ही से होगा, और कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो उसको बाहर निकालने में समय नहीं लगेगा। लालू परिवार में जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसे मैं कहीं से अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन ये संस्कार दिखाते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं, किस तरह की परवरिश बच्चों के है कि कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। जब हमने देखा था तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को घर से निकाला गया था बाल पकड़ के मार के, उसमें तो राबड़ी देवी का ही नाम आया था, तब सब महिला सम्मान कहाँ गया था? आज वही चीज बेटियों के साथ हो रहा है। ये तो अपने अपने संस्कार है ना, गिन गिन के निकलते हैं। और मैं भी बता देता हूँ कि ये नेता विपक्ष तो आज बन गए हैं, लेकिन तय मानिए जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई, ये पार्टी टूटेगी 3-4 खंड खंड में। और अभी ऐसे फुटबॉल खत्म नहीं हुआ है, अभी भंगड़ा चलेगा कुछ दिन और। ये अफसोसजनक है, लेकिन इसके सबसे बड़े कारण कोई है तो खुद लालू जी हैं और उनका परिवार है। हमारा इससे कोई न 3 में मतलब है न 13 में मतलब है। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया एनडीए को, और बिहार चाहता है कि बिहार विकास की राह पे चले। परिवारवादियों की राह को बिहार ने रिजेक्ट किया है। सबसे बड़ा मैसेज ये है, जंगल राज को बिहार ने रिजेक्ट किया है। आप अश्लील बातें करेंगे, आप गोली कट्टा की बात करेंगे, आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है। रोहिणी के बारे में कह रहे थे, रोहिणी तो चुनाव प्रचार भी कर रही थी आरजेडी का। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में जाकर उन्होंने प्रचार किया, छपरा में जाकर प्रचार किया। तो फिर उनके बारे में अगर वो ऐसा बयान दे रही है तो स्वाभाविक है आप डिस्कशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, ये जो हुआ है इससे सबक लीजिए, ठीक कीजिए, हम यही कह सकते हैं। और जनादेश होता है, उसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। ये नहीं कि ये वोट ऐसे हो गया, ये वोट वैसे हो गया, ये ऐसे पड़ गया, ये वैसे पड़ गया, 27 वोट से हरा दिया, 30 वोट से हरा दिया, जबरदस्ती हरा दिया। कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक रासद घटना थी। प्रमोद महाजन जी के भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी, वो रासद घटना थी, उसका हम सबको दुख है। लेकिन आप जिस तरह से बड़ी संस्कार की बात कर रहे हैं आलोक जी, ये अपेक्षित नहीं है, ये आपसे उम्मीद नहीं है, और इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। हम सबको उनकी निजता का सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें सुलझ जाएंगी, ऐसी दुआ हम करते हैं।
और आपको ये आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। भाई निजता मैंने भंग नहीं की जयंत जी, निजता के बारे में खुद रोहिणी ने कहा है। भाई रोहिणी का बयान चल रहा है, हम कौन होते हैं आपकी निजता भंग करने वाले? रोहिणी का बयान चल रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है? संवेदनशीलता के साथ बार नहीं, आप परवरिश और संस्कार की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहा। प्रमोद भैया मैंने महाजन क्या कहा? मैंने कहा इससे संस्कार प्रदर्शित होते हैं, इससे संस्कार प्रदर्शित होते हैं। बिहार के यदुवंशियों का ये संस्कार नहीं रहा है। विष्णुवंशज होते हैं यदुवंशी, लेकिन क्या द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़े हो गए थे यदुवंशी। चलिए नहीं, ठीक बात नहीं है, ठीक बात जरा नहीं है। दोनों को शांत करें दिवंगत डॉक्टर जिज्ञासु प्लीज। नहीं प्लीज, जरा ये थोड़ा वाइडर मुद्दा है और मैं एक बार फिर सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं। रोहिणी आचार्य की बात इसलिए निकली है क्योंकि रोहिणी आचार्य पार्टी की नेता है, पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी, पार्टी की लोकसभा की उम्मीदवार रही है। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसीलिए पार्टी में जब वो चुनाव की हार के बाद पार्टी के नेता तेजस्वी यादव पर कुछ बात कहती है तो उस पर चर्चा होना लाजमी है। प्रमोद महाजन का मुद्दा निकला, प्रवीण महाजन किसी भी तरीके से राजनीति में नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो बातें सामने आई थी उस वक्त भी उसको लेकर चर्चा हुई थी। खैर, मामला इस बात को लेकर है। सुरेंद्र राजपूत, मैं थोड़े लार्जर पॉइंट पर लाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि कुछ आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, अब तक जिस तरीके से मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर पार्टी का बेस वहां पर बना रहा, बिहार में गठबंधन का बेस महागठबंधन का वहां पर बना रहा, वो भी कहीं ना कहीं खिसकता नजर आ रहा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि आज की स्थिति में यादव बहुल इलाकों में भी पार्टी की हार होते हुए नजर आ रही है। और आज की स्थिति में यादव विधायकों पर नजर डाले तो महागठबंधन के 12 है जबकि एनडीए के 14 है। मुस्लिम समुदाय से आने वाले विधायकों पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा विधायक आज की स्थिति में एआईएमआईएम के हैं। तो जिस तरीके से लोकसभा में जो कंसोलिडेशन दिखाई दिया था वो विधानसभा आते आते कहीं ना कहीं बिखर गया है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले अब विपक्षी पार्टियों को नए समीकरणों की तलाश करनी चाहिए, जो समीकरण परंपरागत रहे हैं आपके पास, उससे हटकर भी आपकी रणनीति इस बार बनानी चाहिए? साहिल भाई, मैं आपके इस एनालिसिस से सहमत नहीं हूं और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर हूं कि आप जैसे व्यक्ति का ये एनालिसिस नहीं हो सकता। आपको किसी ने करके दिया होगा, उसको कहिएगा कि जरा फैक्ट्स चेक नहीं सर, नहीं। और चुनाव में रिजल्ट से मैं नंबर्स बता सकता हूं। एक मिनट सर नंबर्स बता सकता हूं, ये एनालिसिस नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए ना, आपने बोला है मेरे ऊपर टिप्पणी की है तो मैं बता देता हूं। मेरी बात, ये नंबर्स रखे जो मौजूदा स्थिति के नंबर्स रखे हमने। चलिए बोलिए। पहले बात तो सुन लीजिए, आप सवाल का जवाब सुनेंगे तो मेरे ख्याल से चूंकि आपसे अपेक्षित नहीं है, मैं इसीलिए मैं आपसे भौचक हूं। चलिए बोलिए। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तरफ अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम और यादव का हमारा समीकरण टूटा है या ऐसा हुआ है, हम तो मुस्लिम यादव का मानते नहीं, लेकिन अगर आप कहते भी हैं तो इसका मतलब हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो इंटैक्ट है। यानी हमने वाइडर स्पेक्ट्रम में समाज के अंदर पेनिट्रेशन किया है और लोग हमारे पास आए तभी तो हमारा वोट उतना मिला है। तेजस्वी जी को वोट उतना ही मिला, हमें वोट थोड़ा बहुत बढ़ा, लेफ्ट पार्टियों का थोड़ा बहुत वोट घटा, लेकिन अगर आप ओवरऑल वोट देखेंगे हमारा तो इसका मतलब अन्य लोगों का भी, नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, महिला का, नौजवान का, किसान का, सबका, अल्पसंख्यक का, सबका वोट हमारे पास बढ़ा है ना। अगर एमवाई आपके हिसाब से मैं कह दूं तो बाकी लोगों का वोट बढ़ा है तभी तो हमारा वोट इंटैक्ट रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि राजनीति बिल्कुल बदल रही है और नए सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी। यह बिहार के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, बल्कि बिहार के चुनाव ने नहीं स्पष्ट किया है, यह चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नापाक गठजोड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लड़ाई बेईमानों से है, मतदान की वजह से नहीं, ये बेईमानों की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसके प्रमाण हमने राकेश सिन्हा से 66 लोगों का तो मैंने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अजय आलोक ने तो नहीं करी, दिल्ली भी रहते हैं, पटना भी रहते हैं, इन्होंने तो 2 वोट नहीं डाली, लेकिन राकेश सिन्हा ने तो 2 वोट डाली ना। मैं आपको इनके हजार ट्रेनें गई ना, आपके सामने स्थितियां हैं। हरियाणा में भी वोट डालेंगे, दिल्ली में भी वोट डालेंगे, बिहार में भी वोट डालेंगे और उसके बाद एसआईआर की भी बात करेंगे। तो हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। एक चीज हम आपको बड़ी स्पष्ट बता दें कि हम इस चुनाव में जिस तरीके से घनघोर रूप से बेईमानी हुई और जो अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को उस अप्रत्याशित जीत की बधाई, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए अशुभ है।
और आने वाले समय में यह चीज प्रूफ भी होगी। अभी आपने एक संजय सिंह यादव को बैठा रखा है किसी को। मेरा एक मूल प्रश्न है साहिल भाई आपसे, मूल प्रश्न है, चूंकि बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आज तक और बहुत ये क्या नाम हमारा चैनल एक बड़ा उसमें रहता, अरुणपुरी साहब का चैनल है। क्या रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को कोई लेटर ऑफ इंटेंट दिया है कि रोहिणी आचार्य की तरफ से संजय सिंह यादव बात रखेंगे और वो बात मानी जाएगी? क्या रोहिणी आचार्य ने अगर ऐसा कोई लेटर दिया हो तो इस शख्स को बैठाया जाए, और अगर ये लेटर नहीं दिया है तो किस आधार पर आज तक और किस आधार पर संजय यादव लालू यादव के परिवार को बदनाम करने की कोशिश? आप सालों से राजनीति में हैं सर, मैं दो चीजों पर आपको जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने लेटर ऑफ इंटेंट की बात करी। देखिए, रोहिणी आचार्य पार्टी की नेता है। कोई अगर कहता है कि मैं उनका समर्थन करता हूं, वो भी उसी पार्टी से बिलोंग करता है, वो आकर अपनी भूमिका यहां पर रखना चाहते हैं तो वो अपनी भूमिका रख दे, और इसीलिए वहां पर वो बैठे हुए हैं।